गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसे बताने से पहले आप लोग ये सोच के चलिए कि जब अगर समावेशी शिक्षा की अवधारणा अगर नहीं होती, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था अगर नहीं की गई होती तो क्या होता, तब कैसी स्थिति रहती। तो इस तरह से अगर सोच के चलेंगे तो इसकी आवश्यकता को भली भांति आप लोग समझ पाएंगे। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, जैसे हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा एक नवीन अवधारणा है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है शिक्षा में। इससे पहले समावेशी शिक्षा नहीं दी जाती थी। सामान्य विद्यालय में सामान्य बालक ही शिक्षा केवल ग्रहण करते थे, लेकिन समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने से सामान्य विद्यालयों में ही सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक एक साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करना प्रारंभ कर दिए। तो इसकी आवश्यकताओं को अगर हम देखें तो इसकी आवश्यकता व्यक्तिगत दृष्टि से भी है, पारिवारिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है और राष्ट्र के विकास की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 4 बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है, पारिवारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के विकास के रूप में भी महत्वपूर्ण है। वो ऐसे अगर व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से भी अगर समावेशी शिक्षा अगर नहीं होती तो जो विशिष्ट बालक है उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, उनके खुद का वे अपने स्वयं का विकास नहीं कर पाते क्योंकि वे अशिक्षित रहते हैं, शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर पाते। समावेशी शिक्षा में उनको ये अवसर मिला है कि वे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करके अपने सामान्य बालकों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी से कन्वर्ट करके, अंतर्मुखी से परिवर्तित करके वे बहिर्मुखी भी बन सकते हैं, वे उभयमुखी भी बन सकते हैं। इंट्रोवर्ट से वो एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में उनकी पर्सनालिटी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म दिया है समावेशी शिक्षा ने विशिष्ट बालकों को कि वे अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को स्टेबल बना सकते हैं, स्थिर व्यक्तित्व वाला बना सकते हैं और संवेगात्मक रूप से भी वे मजबूत हो सकते हैं। दूसरी जो आधार है वो है पारिवारिक आधार, कि पारिवारिक रूप से भी समावेशी शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है, काफी आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वे अपने परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। परिवार के लोग, परिवार में जो माता पिता है विशिष्ट बालकों को एक बोझ समझते हैं, उनके प्रति वो निराश रहते हैं, वे उदासीन होते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं कि किस प्रकार से अब इनका शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हो पाएगी, ये किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ये किस प्रकार अपना भरण पोषण कर पाएंगे। तो इस तरह की चिंताएं उनके मन में घर कर लेती है। तो समावेशी शिक्षा के आ जाने से परिवार के लिए भी, पारिवारिक रूप से भी उनके लिए भी जो विशिष्ट बालकों के लिए जो उनकी चिंता है वो दूर हो गई। परिवार को ये सांत्वना मिल गई, परिवार को ये चिंता दूर हो गई, जिससे कि विशिष्ट बालक जो है उनकी शिक्षा कैसे हो पाएगी, परिवार के लिए चिंता समाप्त हो गई। तीसरा जो आधार है सामाजिक। समावेशी शिक्षा के आ जाने से विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। मुख्य धारा से जुड़ने के साथ ही उनका सामाजिक विकास भी जो है संभव हो पाता है। सामाजिक विकास के लिए समाज में रहना जरूरी है, समाजीकरण के लिए समाज में रहना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। तो समाजीकरण के लिए, सामाजिक विकास के लिए समाज में रहना जरूरी है। अगर समावेशी शिक्षा ना होता तो बालक समाज से दूर हो जाते, वो या तो विशिष्ट विद्यालय में चले जाते या अशिक्षित रह जाते, समाज से उनका अलगाव हो जाता। तो ऐसे में उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता, उनका समाजीकरण नहीं हो पाता। तो सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो समावेशी शिक्षा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय विकास के रूप में अगर देखें, दृष्टि से देखें तो राष्ट्र के विकास के लिए भी समावेशी शिक्षा योगदान अपना देती है। वो ऐसे कि जिस तरह से सामान्य बालक राष्ट्र के विकास में अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का योगदान देते हैं, वो एक मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र के विकास में अपना भागीदारी निभाते हैं, योगदान देते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट बालक भी एक मानव संसाधन बन सकते हैं। विशिष्ट बालक भी मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं, अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं।
तो मुख्यतः ये चार दृष्टि से अगर देखें, इन चारों ही दृष्टि से देखें तो समावेशी शिक्षा जो है काफी आवश्यक प्रतीत होती है और काफी महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा आज के वर्तमान समय में। अब हम कुछ पॉइंट वाइज आप लोगों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसे आप लोग नोट करेंगे और एक एक करके हम उन्हें डील करते चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता। शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए, शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए समावेशी शिक्षा अपना योगदान देती है। तो शिक्षा का सार्वजनिकरण का अर्थ है शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना, सर्वजन तक शिक्षा पहुंचाना, उसे ही शिक्षा का सार्वजनिकरण हम कहते हैं। इसके लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस मुहिम में, इस अभियान में समावेशी शिक्षा अपना योगदान देती है, क्योंकि शिक्षा का सार्वजनिकरण तब तक नहीं हो पाएगा, शिक्षा तब तक सर्वजन तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक उसमें विशिष्ट बालकों को भी शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि समाज जो है, समाज में सिर्फ सामान्य बालक ही नहीं होते हैं, समाज में विशिष्ट बालक भी होते हैं। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सिर्फ सामान्य बालक को ही शिक्षित कर देना काफी नहीं है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षित करना जरूरी है। जब तक हम इनको शिक्षित नहीं करेंगे तब तक समाज के तबके के हर लोग जब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे, जब तक हर सामान्य बालक शिक्षित नहीं हो पाएगा, जब तक हर विशिष्ट बालक शिक्षित नहीं हो पाएगा, तब तक शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं हो पाएगा। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में ये जो लक्ष्य है शिक्षा के सार्वजनिकरण का, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का, शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का, शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन का, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा नहीं देंगे, विशिष्ट बालकों तक शिक्षा नहीं पहुंचाएंगे। तो ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए भी, सार्वभौमिकरण के लिए भी समावेशी शिक्षा अपना योगदान दे रही है। समावेशी शिक्षा ना होता तो शिक्षा के सार्वजनिकरण की कल्पना या फिर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर पाते। जो दूसरी आवश्यकता है, दूसरी बिंदु है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, हमारे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पर बालकों की शिक्षा से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 की 29, उसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा या राज्य निधि से चल रहे विद्यालयों में ना तो किसी जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना वंश के आधार पे बालकों को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता, उनको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव करने के खिलाफ है। यहाँ पर सभी बालकों को शिक्षा देने के लिए यहाँ इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद को संविधान में रखा गया है। तो ऐसे में समावेशी शिक्षा जो है संविधान के इस अनुच्छेद को फुलफिल करने में काफी अपना योगदान देती है। संविधान में और भी कई अनुच्छेद हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि संविधान में जो 86वां संशोधन किया गया था, जिसमें 2002 में 86वां संशोधन करके 86th अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप से, फ्री एंड कंपल्सरी जो है दी जाए। तो समावेशी शिक्षा जो है इस काम में भी अपना योगदान दे रही है। शिक्षा जो एक मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक अधिकार है, माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा इस मौलिक अधिकार को पाने में भी विशिष्ट बालकों को, सामान्य बालकों के लिए लाभकारी है। फिर आर्टिकल 45 है, उसमें ये काफी पुराना आर्टिकल है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें कहा गया था कि संविधान लागू होने से
10 वर्ष तक के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर भी उस वक्त भी विकलांग बच्चे होते होंगे, उस वक्त भी विशिष्ट बालक होते होंगे, तो उस वक्त का भी जो तत्कालीन समय में भी ये सोच रखी गई थी कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और समावेशी शिक्षा में उनको भी स्थान दिया जाए। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा इस आर्टिकल की भी पूर्ति हो रही है। फिर संविधान के भाग 4A में 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 51 अनुच्छेद 51K में अभिभावकों के लिए ये अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने बालकों की शिक्षा को सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर वैसे अभिभावक जिनके बच्चे विशिष्ट बालक है, जो बाधित बालक है, यहाँ अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बाधित बालकों को, विशिष्ट बालकों को शिक्षा से जोड़े, शिक्षा देने का कार्य करे, उन्हें शिक्षा देना सुनिश्चित करे। ये हर अभिभावक, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है। तो ये मैंने कुछ अनुच्छेद का जिक्र किया जिसमें जो है शिक्षा से संबंधित है और समावेशी शिक्षा संविधान के इस उत्तरदायित्व का जो है निर्वहन कर रही है। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि संविधान का भी पालन समावेशी शिक्षा कर रही है। समावेशी शिक्षा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का भी निर्वहन कर रही है। तीसरी आवश्यकता है राष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि राष्ट्र का विकास जो होता है वो राष्ट्र के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव संसाधन का तात्पर्य है कि राष्ट्र के जो धरोहर हैं, जैसे कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, वकील है, तो इस तरह के जितने भी जो मानव संसाधन हैं, इनके द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि मानव संसाधन सिर्फ सामान्य बालक ही नहीं बन सकते हैं। मानव संसाधन के रूप में विशिष्ट बालक भी अपना योगदान राष्ट्र के विकास में दे सकते हैं। अगर सिर्फ सामान्य बालक से ही हम अपेक्षा करेंगे कि वे एक मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र के विकास में योगदान देते रहे, तो वो काफी नहीं होगा। जब तक विशिष्ट बालकों को भी इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि विशिष्ट बालक भी एक मानव संसाधन के रूप में डेवलप हो सकते हैं, विशिष्ट बालक भी अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा का योगदान राष्ट्र के विकास में कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है समावेशी शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए भी काम कर रही है, राष्ट्र के विकास के लिए मानव संसाधन तैयार कर रही है और बाधित बालकों को, विशिष्ट बालकों को मानव संसाधन के रूप में तैयार कर रही है। सामान्य बालक तो मानव संसाधन के रूप में तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विशिष्ट बालक भी मानव संसाधन के रूप में तैयार होकर के समावेशी शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सक रहे हैं। तो ये भी आवश्यकता है। चौथी आवश्यकता है निर्धनता चक्र की समाप्ति, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इसे हम समझेंगे कि हम जानते हैं कि निर्धनता का कारण है अशिक्षा, इलिटरेसी। तो शिक्षा आवश्यक है निर्धनता को दूर करने के लिए। तो अगर हम समावेशी शिक्षा में अगर विशिष्ट बालकों को नहीं जोड़ेंगे, तो ये जो निर्धनता का जो चक्र है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहेगा। शिक्षा, चूंकि हम जानते हैं, शिक्षा जो है व्यावसायिक जीवन की तैयारी होती है। शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक अपनी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके व्यावसायिक रूप से वो सबल बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा उनको ये अवसर देती है कि वे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके निर्धन ना रहे, वे शिक्षा प्राप्त करके वे किसी व्यवसाय को कर सके, वे आत्मनिर्भर बन सके और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा निर्धनता चक्र को भी समाप्त करने में काफी सहायक है। पांचवा पॉइंट है, पांचवी आवश्यकता है शिक्षा का स्तर बढ़ाना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो पहले शिक्षा जो थी वो सामान्य बालकों तक ही सीमित थी, लेकिन समावेशी शिक्षा के आ जाने से शिक्षा में
विशिष्ट बालक भी जुड़ गए। सामान्य बालक ही नहीं, अब विशिष्ट बालक भी समावेशी शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो ऐसे में शिक्षा का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया। जब तक सामान्य बालक पढ़ते थे तब तक एक लिमिटेड स्कोप हुआ करता था, लेकिन जब विशिष्ट बालक उसमें जुड़ गए तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि शिक्षा का स्तर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि विशिष्ट बालक को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट प्रयास करने पड़ेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। सामान्य बालकों तक जब तक था तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी उतनी, लेकिन जब विशिष्ट बालक समावेशी शिक्षा में जुड़ गए तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की भी आवश्यकता आ गई। अच्छा ही है कि समावेशी शिक्षा के आने से शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो इम्प्रूव हो गया है। तो समावेशी शिक्षा से शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है, एक ये भी महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। तो सामाजिक एकीकरण भी संभव हो पाता है। समाज में विशिष्ट बालक भी रहते हैं, समाज में सामान्य बालक भी रहते हैं, और हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय में सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में एकता के बल को बढ़ावा मिलता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही जगह, एक ही स्थान पर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपस में एकीकरण उनका हो पाता है, अलगाव नहीं होता है, आपस में जुड़ पाते हैं, आपस में संबंध स्थापित कर पाते हैं। और जो विशिष्ट बालक है वे सामान्य बालकों के साथ ही रह करके सामान्य विद्यालय में ही रह करके जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक गुण हैं, उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। किस तरह से समाज में रहा जाता है, किस तरह से समाज के तौर तरीके हैं, समाज के नियम कानून क्या क्या हैं, तो एक तरह से उनका सोशलाइजेशन भी समावेशी शिक्षा में हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि सामाजिक एकीकरण को भी समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करती है। समाज एक तब होगा जब समाज के सभी लोग एक साथ एक जगह रहेंगे। अगर हम विशिष्ट बालकों को विशिष्ट विद्यालय में भेज देंगे तो समाज से कट जाएंगे, समाज से अलग हो जाएंगे, समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में उनका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा, उनका सामाजिकरण भी नहीं हो पाएगा और एकीकरण भी नहीं हो पाएगा, उनमें एकता भी नहीं आ पाएगी। तो समावेशी शिक्षा में दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, तो एकीकरण की भी संभावना बढ़ जाती है, एकता भी बढ़ जाती है। एकता को सुनिश्चित करती है समावेशी विद्यालय। 7th आवश्यकता है, 7वां पॉइंट है उत्तम नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर गुड सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर गुड सिटीजनशिप, यानी उत्तम नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। तो समावेशी विद्यालय में विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करके जो नागरिकता के गुण हैं, एक अच्छे नागरिक का जो गुण होता है वो उसे साथ में रह करके ही सीखते हैं, सामान्य बालकों के साथ ही। तो सामान्य बालक ही एक उत्तम नागरिक नहीं होते हैं, विशिष्ट बालक भी उत्तम नागरिक बन सकते हैं, और ये पूरा करके हमें समावेशी शिक्षा हमें एक उत्तम नागरिक का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। उत्तम नागरिक किसे कहेंगे, इसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उत्तम नागरिक वे होते हैं जो समाज के नियमों का पालन करते हैं, सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति जो उनके अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, वे उसका निर्वहन वे भली भांति करते हैं, उसे ही हम उत्तम नागरिक कहते हैं। तो सामान्य बालक जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके साथ में विशिष्ट बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो सामान्य बालक के साथ साथ वे भी उत्तम नागरिकता के गुणों को सीख पाते हैं। उनका क्या अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है, अपने उत्तरदायित्वों को वो भली भांति सीख पाते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। समावेशी शिक्षा अगर ना होती तो एक उत्तम नागरिक के गुणों का विकास उनका नहीं हो पाता। तो इसलिए भी आवश्यक है समावेशी शिक्षा। उत्तम नागरिकों के निर्माण में भी समावेशी शिक्षा अपना योगदान दे रही है। 8वां पॉइंट है
परिवार के लिए सांत्वना एवं संतोषपूर्ण प्रभाव। परिवार के लिए सांत्वना एवं संतोषपूर्ण प्रभाव। कंसोलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट फॉर द फैमिली। कंसोलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट फॉर द फैमिली। तो पहले ही मैंने बताया कि परिवार के लिए भी सांत्वना देने का कार्य समावेशी शिक्षा करती है। जो विशिष्ट बालक जो होते हैं, जो बाधित बालक होते हैं, उनके जन्म के साथ ही माता पिता, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मन में एक चिंता शुरू से ही हो जाती है, जन्म के समय से ही, कि अब इनका क्या होगा, कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा होगी, कैसे ये आत्मनिर्भर बन पाएंगे, कहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो जब तक समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब तक समावेशी विद्यालय का सृजन नहीं किया जाता था, तब तक ये चिंता बनी रहती थी कि अब वे शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे, क्योंकि वे सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त समावेशी शिक्षा की व्यवस्था थी ही नहीं। तो जब समावेशी शिक्षा आ गई, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हो गई, समावेशी विद्यालय का सृजन हो गया, निर्माण हो गया, तब उनकी ये चिंता मुक्त हो गई, तब उनकी ये चिंता दूर हो गई। तो अब उनकी ये चिंता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। अब वे इंश्योर हो गए हैं कि उनके जो विशिष्ट बालक हैं, उनके जो बाधित बालक हैं, वे समावेशी विद्यालय में सामान्य बालक के साथ घर पर रह करके ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनको कहीं किसी विशिष्ट विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो समावेशी शिक्षा जो है परिवार के लिए एक सांत्वना का भी कार्य कर रही है और एक संतोषपूर्ण प्रभाव भी उनके लिए दे रही है, जिससे कि परिवार के सदस्य और माता पिता जो है चिंता मुक्त हो पा रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा ये परिवार के लोगों के लिए भी आवश्यक है। कुछ और पॉइंट्स मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, जिसमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता में जो 9th पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिए कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। इंक्लूसिव एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना काफी आसान है, क्योंकि उसके लिए अलग से भवन का निर्माण, उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ता है। ऑलरेडी जो अवेलेबल ढांचा है, अवेलेबल भवन है, उसमें ही कुछ सुधार करके हम उसे समावेशी विद्यालय में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य विद्यालय को समावेशी विद्यालय में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, तो हम विद्यालय का निर्माण ऐसे करेंगे जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य विद्यालय में ही हो जाए। अलग से विशिष्ट भवन बनाने के लिए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ हल्का सा सुधार करके ही सामान्य विद्यालय को समावेशी विद्यालय में बदला जा सकता है। तो ऐसे भी बचत हो रही है, ऐसे भी खर्च कम हो रही है, और साथ ही साथ अलग से कुछ विशिष्ट अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो सेवारत शिक्षक हैं, जो इन सर्विस टीचर हैं, उनको ही कुछ विशेष प्रशिक्षण दे करके हम समावेशी शिक्षा में उनको जोड़ सकते हैं और समावेशी विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। विशिष्ट विद्यालय का अगर निर्माण करेंगे तो पढ़ेंगे, अलग से उनको प्रशिक्षण देना होगा, साथ ही साथ कई उपकरण, कई अलग से सुविधाएं देनी होंगी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल करवाने होंगे, मनोचिकित्सक, शारीरिक चिकित्सक, सारी व्यवस्था उन्हें करके देनी होंगी। लेकिन समावेशी विद्यालय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस थोड़े से कुछ सुधार करके हम सामान्य विद्यालय को समावेशी विद्यालय में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। 10th पॉइंट है, सामान्य मानसिक विकास संभव है। नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल। तो समावेशी शिक्षा में जब विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका जो मानसिक विकास जो है वे सामान्य रूप से होता रहता है, क्योंकि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से सामान्य बालकों का मानसिक विकास होता रहता है, उसी प्रकार विशिष्ट बालकों का भी साथ ही साथ मानसिक विकास संभव हो पाता है, उनका भी मानसिक विकास होता जाता है। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य मानसिक विकास भी संभव है। एक 10th पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिए कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड।
तो सामाजिक एकीकरण की बात मैंने 6th पॉइंट में ही मैंने कर दी थी कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। इसके अलावा आप ये पॉइंट नोट कीजिए 10वां कि शैक्षिक एकीकरण संभव है। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक एकीकरण संभव है। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो शैक्षिक एकीकरण भी पॉसिबल हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है। यहाँ पर शिक्षा दोनों को एक साथ मिलकर के दी जा रही है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों को भी शिक्षा दी जा रही है और विशेष बालकों को भी शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे में शैक्षिक रूप से भी देखें तो एकता आ रही है, शैक्षिक एकीकरण भी हो पा रहा है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को आज हम लोगों ने अलग अलग बिंदुओं के द्वारा जाना और आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर यूनिट 1 में ही आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।